हेलो एवरीवन, अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ पेनफुल लव का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं, इससे पहले वाले एपिसोड में हमें दिखाया था कि वांगजी ने वियिंग के साथ बहुत गलत किया था। उसने वियिंग को फोर्स किया, उसके साथ नाइट स्पेंड किया और उसके बाद वहीं पर उसे छोड़कर चला आया। लैन सिचन ने वियिंग का पूरा ख्याल रखा और उसके बाद 2 दिन के बाद वो वापस उसे क्लाउड ड्रेसेस में लेकर आए। लैन सिचन ने वियिंग को रूम में रेस्ट करने के लिए कहा और जब वो वापस जा रहे थे तभी उन्हें रास्ते में वांगजी मिला। लैन सिचन ने वांगजी को स्लैप किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम इतने नीचे गिर सकते हो वांगजी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने वियिंग के साथ जो किया वो बहुत गलत था वांगजी। वांगजी अपने भाई को देखता और कहा, आपने मुझे स्लैप क्यों किया? आप जानते भी है ना आपने कितना गलत किया है। लैन सिजन वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, वांगजी मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, तुम ये डिजर्व करते हो। तुमने इनोसेंट वियिंग के साथ जो बिहेव किया वो बहुत गलत था वांगजी। तुमने एक इनोसेंट पर्सन का क्या हाल कर दिया है। वांगजी अपने भाई को देखता और कहता है, वियिंग मेरा हस्बैंड है, हम लोग शादीशुदा है, तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वांगजी गुस्से में कहता है। ये सुनने के बाद लैन सिजन कहते हैं कि तो अब तुम एडमिट करते हो कि तुम उसके हस्बैंड हो, बट वांगजी इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी तरह से उसको ऐसे बर्बाद कर दो। तुमने उसके साथ एक एनिमल की तरह बिहेव किया है। तुम जानते भी हो ये कितना डिस्गस्टिंग है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरा भाई होकर ऐसा कर सकता है। सच में मुझे आज नफरत हो रही है, खुद से ही घिन आ रही है कि तू मेरा भाई है। एंड ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है, इसमें डिस्कसिंग क्या है काका? वीजिंग मुझसे मैरिड है, उसकी ड्यूटी है कि वो अपने हस्बैंड की हर एक डिजायर और लस्ट को पूरा करे। एंड ये सुनने के बाद तो लैन सिचन सरप्राइज होकर वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, वांगजी मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह सोचते हो। सच में तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? तुम कभी इस तरह से बात करोगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो। मुझे हमेशा से यही लगा कि तुम एक ऐसे पर्सन हो जो रूल्स को फॉलो करता है, और आज तुमने क्या कर दिया वांगजी? तुम इस तरह से कैसे कंट्रोल कर सकते हो उसे? सच में तुम मेरे भाई नहीं हो सकते हो। आज जो मेरे सामने खड़ा हुआ है ना, वो एक अलग पर्सन है जिसका दिमाग खराब हो गया है, और मुझे इस इंसान से डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगे। और वांगजी आज से तुम मुझे अपना भाई कहने का हक भी खोते हो। मैं तुम्हारा गगन नहीं हूँ, आज से मुझे गगन मत बुलाना। और ये बोलकर लैंस सिचन गुस्से में वहां से चले जाते हैं। वांगजी अपने भाई को वहां से जाते हुए देखता है गुस्से में, और वो अपना हाथ पेट पर मारता है। उसे बहुत ही हर्ट होता है, उसके हाथों से खून भी निकलने लगता है। बट ये चीज़ क्या बिल्कुल भी उस पर इफेक्ट करने वाली थी? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था। वहीं दूसरी ओर मैडम लैन बहुत गुस्से में थी, क्योंकि 3 दिन हो गया था वियिंग मिसिंग था, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी अब उसके ऊपर, क्योंकि इतने सारे काम पड़े हुए थे। एंड वो डिसिपल को बोलती है कि जाओ और वियिंग को बुला कर लेकर आओ। इसके बाद हम देखते हैं एक डिसिपल जाता है और वियिंग को बुलाने के लिए, जो कि रेस्ट कर रहा था। वियिंग की हेल्थ अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि अभी उसकी बॉडी में बहुत बुरी तरह से दर्द था, और उसके साथ साथ उसे फीवर भी था। बट वो कुछ भी नहीं कहता। वियिंग को जब पता चलता है कि मैडम लैन उसे बुला रही हैं, तो वियिंग उसी हालत में उठकर मैडम लैन के सामने आता है, क्योंकि वियिंग जानता है कि उसकी यहाँ भी केयर करने वाला कोई भी नहीं है सिवाय शायद लैन सिचन के। तो वियिंग बहुत ही मुश्किलों से चलते हुए मैडम लैन के सामने आता है। मैडम लैन वियिंग को घूर घूर के गुस्से में देख रही थी। वियिंग उनके सामने जाता है, उन्हें देखता है, और फिर उन्हें वो करते हुए कहता है कि जी। एंड इसके साथ ही तुरंत मैडम लैन एक जोरदार स्लैप वियिंग के फेस पर मार देती है। एंड वियिंग बस बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा हर्ट फील करता है कि वो बता नहीं सकता था। वियिंग बस अपनी आंखें बंद कर लेता है, एंड उसकी आंखों से टीयर्स गिरते हैं। वियिंग अपना हाथ चीक्स पे रख लेता है। मैडम लैन गुस्से में बोलती हैं कि 3 दिनों से तुम कहाँ थे, कहाँ मर गए थे तुम जानते भी हो कितना सारा काम पड़ा हुआ है। वियिंग बस चुपचाप उन्हें देख रहा था। वियिंग बहुत ही मुश्किलों से कहता है कि 3 दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे हाई फीवर है, तो इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाया। बट मैडम लैन गुस्से में ये सुनने के बाद तो एक बार फिर से उसके दूसरे चीक्स पे भी स्लैप मारती हैं और बोलती हैं, बकवास के ये बहाने बनाना बंद कर दो। तुम्हें काम नहीं करना है? हाँ, क्या ये करना चाहते हो तुम? चुपचाप जितना काम पड़ा है वो खत्म कर दो। तुम्हारे पास बस 1 मिनट है, सब कुछ काम जल्दी जल्दी खत्म करो। आज तुम एक भी मिनट के लिए नहीं बैठोगे, जितना काम है वो सारा खत्म करोगे। वीजिंग बस मैडम लैन को देखता है और अपना सर झुकाकर आगे बढ़ जाता है काम करने के लिए। भले ही वीजिंग की बॉडी दर्द कर रही थी, उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैडम लैन उस पर दया दिखा रही थी? बिल्कुल भी नहीं। वो तो उस पर रत्ती भर भी दया नहीं दिखा रही थी।
और उसके बाद बस चुपचाप वीजिंग निकल पड़ता है अपना काम करने के लिए। वहीं पर जो सर्वेंट्स थे वो ये सब देख रहे थे वीजिंग की हालत को, बट वो क्या करते, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो थोड़ी बहुत ही हेल्प उसकी कर सकते हैं बस काम करने में, ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर मैडम लैन को पता चल गया कि वीजिंग की ये लोग हेल्प कर रहे हैं तो मैडम लैन इन्हें भी काम से निकाल देगी। इसलिए बस वो चुपचाप जितना हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वीजिंग को ऐसे देखकर सर्वेंट्स भी बहुत ही पेन फील कर रहे थे क्योंकि उसकी हालत ही ठीक नहीं थी, बट फिर भी वो काम कर रहा था। वीजिंग ऐसे ही करके पूरा दिन काम करता है, एक सेकंड भी रेस्ट नहीं करता। वीजिंग की काफ़ी सारी हेल्प तो की थी उन लोगों ने, बट फिर भी वीजिंग से नहीं हो रहा था। वीजिंग कैसे तैसे करके पूरा काम वापस जिंगशी आता है। एंड इसके बाद मैडम लैन नाइट को वीजिंग को जाने के लिए कह देती है। वीजिंग वापस आ जाता है एंड वो वांगजी का वेट करने लगता है कि वो वांगजी से बात कर सके, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था उसने बात नहीं की थी। एंड अभी प्लीज़ वांगजी आ जाए तो वीजिंग उससे कुछ बात कर सके, जो उनके बीच में हुआ कुछ कह सके। बट वीजिंग ऐसे वेट करता करता वहीं टेबल पर ही सो जाता है स्टडी, बट वांगजी नहीं आता। हम देखते हैं ऐसे ही करके 2 महीने बीत जाते हैं। इन 2 महीनों के अंदर वीजिंग की जो हेल्थ थी वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वीजिंग वांगजी से भी नहीं मिल पाया था, क्योंकि मैडम लैन वीजिंग को इतना काम देती थी और उसे इतना टॉर्चर करती थी कि वीजिंग को टाइम ही नहीं मिलता था। वो उसे हद से ज़्यादा काम दिया करती थी और इन दिनों वीजिंग की जो हेल्थ थी वो और भी बुरी होना स्टार्ट हो गई थी। वीजिंग जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाता था उसे वॉमिटिंग करके वो बाहर निकाल देता था और हमेशा उसे टायर्डनेस फील होती थी। बट मैडम लैन तो उसे जानबूझकर इतना ज़्यादा काम करती थी, इतना काम देती थी ना उसे, कि बस वीजिंग सांस तक नहीं ले पाता था। और जब वो थोड़ा बहुत गलती करता या काम कम कर देता तो वीजिंग को सुनाया जाता, उसे वो डांटती, उसे मार भी देती थी। वीजिंग बोझ तले दब गया था काम के। और ऐसे ही एक दिन वीजिंग काम करने के लिए आ ही रहा था, बट अचानक से उसे डिजीनेस फील होने लगती है। वीजिंग को चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, वीजिंग को ऐसा लगा वो गिर जाएगा। वीजिंग थोड़ा रेस्ट करने के लिए वहीं बेड के नीचे बैठ जाता है और वो बस आइस बंद कर लेता है थोड़ा रेस्ट करने के लिए। उसे लगा कि वो 5 मिनट में चला जाएगा उठकर, बट वीजिंग को नहीं पता चला कि कब उसे नींद आ गई और वो वहीं पर सो गया। जब थोड़ी देर के बाद भी वीजिंग वापस नहीं लौटा काम पर, तब मैडम लैन को गुस्सा आया और वो उसे देखने के लिए गई कि आखिरकार कहाँ मर गया ये इंसान। जैसे वीजिंग को उसने देखा कि वीजिंग तो पेड़ के नीचे मस्त आराम से सो रहा है, तब उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वीजिंग को सोते टाइम में एक जोरदार स्लैप लगा दिया और वीजिंग अचानक से शॉक में उठ गया एंड वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद वो मैडम लैन को देखने लगा। वीजिंग मैडम लैन से कहता है, लैन फुरन मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे आराम करना है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद ये काम सारा कर दूंगा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। एंड वीजिंग की ये बातें सुनने के बाद मैडम लैन तो गुस्से में वीजिंग को देखती हैं और कहती हैं, तुम मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हो, तुम्हें काम नहीं करना है तो इसके लिए तुम बहाने बना रहे हो अपनी हालत खराब होने का, सब झूठ है। वीजिंग बोलता है, लैन फुरन मुझे माफ़ कर दीजिए, बट मैं सच बोल रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि वीजिंग से नहीं खड़ा रहा जा रहा था, उसके पैरों से ऐसे लग रहे थे जैसे गिर जाएगा, वो जेली जैसे हो गए थे। वीजिंग दोबारा से बैठने की कोशिश करता है क्योंकि वो खड़ा ही नहीं रह पा रहा था। एंड जब मैडम लैन ये देखती हैं कि वीजिंग तो उनकी बातों को बिल्कुल भी ओबे नहीं कर रहा, तब वो इतना गुस्सा होती हैं और तुरंत ही वो गुस्से में वीजिंग को देखती हैं और फिर डिसिपल्स को बुलाती हैं और उन्हें बुलाने के बाद कहती हैं कि इस वीजिंग ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, इसे पनिशमेंट के लिए लेकर जाओ, इसे 20 कोड़े मारो। एंड जब वीजिंग ये सुनता है वो मैडम लैन को देखता है, वीजिंग की आंखों से बस आंसू गिरते हैं, बट वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वीजिंग बिना कुछ कहे खड़ा रहता है। कुछ टाइम के बाद डिसिपल्स वीजिंग को पकड़ते हैं और उसके बाद उसे पनिशमेंट हॉल में लेके चले जाते हैं। वीजिंग को उसके घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। वीजिंग चुपचाप अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके बाद वीजिंग को जो डिसिपल्स वहाँ पर खड़े हुए थे वो कोड़े मारना स्टार्ट कर देते हैं। वीजिंग अपनी पनिशमेंट को सहता है, भले ही उसे कितना भी दर्द क्यों ना होता, भले ही उसे एकदम दर्द के मारे चिल्लाने का मन करता, बट वो चुपचाप सब सुन रहा था, सब कर रहा था। एंड वहीं मैडम लैन उसको गुस्से में देख रही थी जब उसे पनिशमेंट मिल रही थी। वो गुस्से में वीजिंग को देख के कहती है कि तुम्हारी वजह से तो मेरी बेटी की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी तरह से तबाह हो गई, तुम कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते हो। मैंने कितना ट्राई किया कि तुम्हें मेरी बेटी की ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूं, बट तुम तो ढीठ हो, जाने का नाम ही नहीं लेते हो। तुम मेरे बेटे की लाइफ को बदतर से बदतर बना रही हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। मेरे बेटे से शादी ही क्यों की तुमने, तुमसे शादी करने के बाद तो मेरा बेटा जहन्नुम की सैर कर रहा है और कुछ भी नहीं, हर दिन वो जूझ रहा है, तुम मर क्यों नहीं जाते हो।
अगर तुम मर गए ना तो मेरे बेटे की मैं फिर से शादी करवा दूंगी उसी लड़की से जो मुझे पसंद है, और मेरे बेटे की लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी, एक ब्यूटीफुल सी वाइफ होगी और बच्चे भी होंगे, तुम्हारे जैसा मनोज नहीं। और ये बोलकर वो चली जाती है। अभी प्रेजेंट टाइम देखते हैं। हाँ, अभी प्रेजेंट टाइम था। वी यिंग बस अपने कंटिन्यूसली आंखों से गिर रहे आंसुओं को साफ कर रहा था, एंड वो बस चारों तरफ देखता है और उसे रियलाइज होता है कि वांग जी अभी रूम में नहीं है और ये उसी का रूम है। वो अपने रूम में नहीं है। वी यिंग बहुत थक गया था अब इन सब चीज़ों से। वी यिंग बेड से उठता है। उसे बहुत पेन होता है अपने लोअर एब्डोमेन में, पर वो तुरंत ही अपने स्टमक पे हाथ रखता है एंड वो कुछ नहीं कहता। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वी जिंग सोचता है ये कुछ दिनों से उसे क्या हो गया है, उसे ऐसी अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है। वी जिंग बस अपने स्टमक पर हाथ रखे रूम को देखता है और वो सोचता है उसे जल्दी से जल्दी वांगजी के रूम से बाहर आना होगा। अगर वांगजी ने उसे देख लिया तो उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वी यिंग चुपचाप करके वांगजी के रूम से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो बस चलते हुए जा रहा था। वी यिंग को दर्द हो रहा था उसके स्टमक में और बैक में। वी यिंग को अजीब सी डिफिकल्टी हो रही थी। वी यिंग कैसे तैसे करके वॉल्स को पकड़ते हुए अपने रूम में वापस आता है और वो बस आकर बेड पर बैठ जाता है, अपने स्टमक को पकड़ लेता है। वी यिंग अपने रूम को देखता है बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में। इसके बाद वो बेड के नीचे से एक कपड़ों का बोल सकते हैं कि गठड़ी टाइप का, हम किसी मतलब बड़े क्लॉथ के अंदर कपड़ों को पैक करके रख देते हैं ना, उसे बांध देते हैं, वही था। वीजिंग उसे निकालता है, बेड पर रखता है और इसके बाद वीजिंग उसमें से अपने कपड़े निकालता है जो कि वो यूजुअली पहना करता था। और उसके बाद वीजिंग अपने लैंड रोब्स को निकाल देता है और उसी कपड़ों की गठड़ी में से वीजिंग अपने कपड़ों को निकालता है एंड वो उन्हें पहन लेता है। जब से वीजिंग इस जंक्शन में आया था तब से उसने वांग जी की एक भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। उसने आज तक तो जो अलमारी है उसे तक खोल के नहीं देखा कि उसमें क्या है। वीजिंग ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। वीजिंग अपने कपड़ों को बेड के नीचे रखता है क्योंकि वांग जी ने उसे कहा था कि वो उसकी एक भी चीज़ को नहीं छू सकता है। इसलिए वीजिंग सिर्फ बेड को उसी पे अपनी चीज़ें नीचे रख देता है एंड बेड का यूज़ करता है। इसके अलावा वीजिंग ने आज तक इस रूम के अंदर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। उसे याद है वांग जी की वो सारी बातें। उसने कहा था कि तू मेरे कपड़ों को हाथ नहीं लगाएगा, कपड़ों को छोड़ो किसी भी चीज़ को। तो वीजिंग वही करता है। वीजिंग बस चुपचाप देखता है इन सारी चीज़ों को। वीजिंग का दिल दर्द कर रहा था इतनी सारी चीज़ें सोचने के बाद। अब वो थक गया था शायद इन सारी चीज़ों को करके। नाउ अभी हम वांग जी को देखते हैं। वीजिंग को उस रूम में छोड़ने के बाद वांग जी सीधा कोल्ड पॉन्ड में आता है और उसके बाद वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वांग जी रोना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया। मैं जानता हूँ मैंने कितना गलत किया है। मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करना नहीं चाहता था वीजिंग। तुम्हें तो पता भी नहीं है, जब तुम पहली बार मुझसे टकराए थे मैं तुमसे प्यार करने लगा था। मुझे प्यार हो गया था तुमसे वीजिंग, तुमसे प्यार हो गया था। और जब फर्स्ट टाइम तुमने मुझे किस किया था वो मुझे आज भी याद है। तो तुम्हारे लिप्स की वो स्वीटनेस, तुम्हारी आंखों की वो अजीब सी चमक, मुझे सब याद है वीजिंग। तुम्हें पता है जब भाई वहाँ पर थे तब मुझे बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा किस करना चाहता था उस टाइम पर। मुझे जैसे तुम्हें किस करने का एडिक्शन हो गया था। अजीब सी फीलिंग थी मेरे अंदर बस तुम्हें टच करने की, पता नहीं क्यों। बट जब मैंने भाई को वहाँ देखा तो मैं गुस्से में चला आया वहाँ से। और जब दूसरे टाइम हम लोग मिले थे डाइनिंग हॉल में, तुम जियांग चेंग के साथ आए थे और जब तुमने उसका हाथ पकड़ा हुआ था आधे टाइम, तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि तुम्हें मेरे अलावा कोई टच कैसे कर सकता है। मुझे बहुत गुस्सा आया वही, इतना गुस्सा कि मैं बता भी नहीं सकता था। और उसके बाद जब मैडम यू ने तुम्हें वहाँ पर खाना खाने से मना कर दिया तब तो मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया था। मैं कुछ कहना चाहता था, मुझे बहुत गुस्सा आया वीजिंग। मैं बस कुछ कहने ही वाला था पर पर मैं क्या करता। बट तुम वहाँ से चले गए वीजिंग। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा तुम सर्वेंट के साथ बात कर रहे हो हंस हंस कर। तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैं बस गुस्सा होता था क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं थे, मुझे छोड़कर सबके साथ हंसते थे खेलते थे। मुझे इसका बहुत गुस्सा था वीजिंग, बहुत ज़्यादा। और मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे अंदर क्या चलता था। मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स को भी बता नहीं पा रहा था। और जब मुझे पता चला कि तुम केई टाउन जा रहे हो तब मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे केई टाउन चला गया। वहाँ पर मैं बस तुम्हें ही देख रहा था, तुम कैसे हैप्पीली हर एक शॉप में जा रहे थे, सारी चीज़ों को देख रहे थे, कितने खुश थे तुम घूमते टाइम हर एक शॉप में। बट मैं सरप्राइज था वीइंग ये देखकर कि तुम किसी चीज़ को खरीद नहीं रहे हो। तो इसलिए मैंने हर उस चीज़ को बाय किया जो कि तुम टच कर रहे थे।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब तुम वापस आने वाले थे तो मैंने देखा कि तुम एम्परर स्माइल लेकर जा रहे हो। मुझे पता था कि अगर लैन क्लैन में तुम ये लेकर जाओगे तो तुम्हें कोई ना कोई पनिशमेंट ज़रूर देगा। इसलिए तुम्हें पनिशमेंट से बचाने के लिए तुमसे पहले मैं वापस लैन क्लैन आया और तुम्हारा वेट करने लगा कि तुम कब आओ। और जब जब तुम वापस आए तब तुम मेरे साथ बहस करने लगे और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था अंदर से कि तुम मेरे साथ हो, बात कर रहे हो, भले ही गुस्से में ही क्यों ना कर रहे हो। फीलिंग, तुम्हें क्या लगता है मेरा वो पैर उस दिन रूफटॉप से ऐसे ही फिसल गया था? नहीं, मैंने वो जानबूझकर किया था ताकि मैं तुम्हें किस कर सकूं, क्योंकि और कोई रीज़न तो मेरे पास था नहीं और ना ही मेरे पास कोई और रास्ता था। इसलिए मैंने वो जानबूझकर किया और तुम्हें किस किया जानबूझकर। एंड वो लिप्स, वो स्वाद, वो टेस्ट, तुम्हारे फ्लफी लिप्स मुझे पूरी तरह से अंदर से पागल कर रहे थे। मैं तुम्हें वाइल्डली किस करना चाहता था, उसी फ्लोर पे पिन करके तुम्हारे हाथों को पूरी तरह से बांध कर। बट मुझे रुकना पड़ा क्योंकि ज़्यादा नहीं कर सकता था, इसलिए तुमसे दूर होना पड़ गया। बट मुझे तो उस टाइम और गुस्सा आ गया जब तुमने मुझसे ये कहा कि तुम अपने किस को अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए सेव कर रहे हो। मुझे बहुत गुस्सा आया उस दिन। मन तो किया कि मैं बट मैं कुछ नहीं कर सकता था। और तुम्हें याद है नेक्स्ट मॉर्निंग को मुझे पता था कि तुम खाना खाने के लिए हमारे साथ नहीं आने वाले हो। इसीलिए मैं किचन में गया और मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। मैंने उसके अंदर स्पाइसेस और ऑयल ऐड किया क्योंकि मैंने देखा था कई टाउन में कि तुम वहाँ पर स्पाइस और जो ऑयल वाला खाना था वो खा रहे थे। तो इसीलिए मैंने तुम्हें वो खाना बनाया एंड उसके बाद मैंने वो खाना बनाकर सर्वेंट को दिया ताकि वो तुम्हें दे दें। बट मुझे नहीं पता था वो खाना गगा लेके चले जाएंगे सर्वेंट से। बट मैं खुश हुई बहुत ज़्यादा। बट तुम्हारे लिए ये छोटी छोटी चीज़ें कर कर मुझे पता था कि मैडम यूँ तुम्हें हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाने देंगी। इसलिए मैंने बस तुम्हारे लिए अलग खाना बनाया और बस तुम्हें दे दिया। और तुम्हें याद है जब तुम मुझे माउंटेन पे मिले थे और उस मैन मैन ने मुझे हक किया था, मैंने तुम्हें देखा, तुम कुछ छुपा रहे थे, जैसे तुम वहाँ पे प्ले कर रहे थे। और मुझे बहुत गुस्सा आया वीयिंग कि उस मैन ने मुझे टच किया, क्योंकि जैसे तुम्हें टच करने का हक मुझे है वैसे ही मुझे टच करने का हक भी सिर्फ तुम्हें था। बट मैं क्या करता, मैंने उसे गुस्से से दूर कर दिया। बट जब मैंने तुम्हें पलट कर देखा तब तुम भी मुझे पलट कर देख रहे थे। मुझे एक अजीब सा फील हुआ, मेरा दिल में जैसे लगा कि किसी ने चुभो दिया हो कुछ। तुम्हारी वो आंखें, शायद तुम उस टाइम पर मैन मैन से गुस्सा थे। आई नो कि मुझे ये पता था तुम्हें गुस्सा आ रहा था, बट मैं क्या करता बीइंग। उस हादसे के बाद मैं मॉम और डैड से मिलने के लिए गया था। तब मुझे वहाँ पर पता चला म्यान मैन के जरिए कि उसकी मेरी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। एंड ये सोच कर ही मैं पागल हो गया था, क्योंकि मुझे उस म्यान मैन से शादी नहीं करनी थी। मुझे तुम पसंद थे, तुमसे शादी करनी थी, पूरे लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना था। मैं बहुत गुस्सा हुआ, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। और जब अगले दिन मैं बात ले रहा था तुम वहाँ पर आ गई। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर, पर मैं अपनी फीलिंग्स को शायद छुपाने में बहुत अच्छा हूँ, तो मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। बट जब तुम और मैं उस पॉन्ड के अंदर गिर गए तब मैंने जानबूझकर तुम्हारे हाथों पर वो फोरहेड रिबन बांधा था, क्योंकि मुझे पता है अगर ये फोरहेड रिबन तुम्हारे हाथों पर मैं बांध दूंगा तो इसका मतलब होगा कि तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। एंड ये अच्छे से मैं जानता था अगर मैंने ये किया तो उस म्यान मैन से मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी, तुम मेरे बन जाओगी हमेशा हमेशा के लिए। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैंने वो कर दिया भी बस तुम्हें पाने के लिए, क्योंकि कुछ भी क्यों ना हो जाता मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए मैंने वो तुम्हारे हाथों पर जानबूझकर बांधा था। बट जब हम दोनों बाहर आ गए तब मेरी माँ ने तुम्हारे हाथों से वो रिबन खोलने की कोशिश की। मुझे बहुत बुरा लगा, बट जब पिता ने रोका तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे हम दोनों हस्बैंड हैं। मैं बहुत खुश हो गया था कि अब से हम दोनों ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। बट जब मैं तुम्हें जिंगशी छोड़कर अपने पापा से मिलने के लिए गया तब अंकल ने मुझे बुलाया एक डिसिपल को कहकर कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। और मैं अंकल से जब मिलने के लिए गया तब वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुई। और यहाँ से देखते हैं लैन करन के साथ वांग जी की बात का एक फ्लैशबैक। वांग जी सीधा अपने अंकल के रूम में आता है और वो अपने अंकल को देखता है। लैन करन गुस्से में वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुमने क्या किया है तुम जानते भी हो ना, तुम जानते हो हमारे क्लान के रूल को, तुमने रूल्स को ब्रेक किया है। वांग जी अंकल को देखता है और बोलता है, अंकल मैं जानता हूँ मैंने रूल्स को ब्रेक किया है। ये सुनने के बाद लैन किरण वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ अच्छे से कि तुमने ये जानबूझकर किया है। तुमने अपना फोरहेड रिबन वीजिंग के हाथों पर जानबूझकर बांधा है। तुमने ऐसा क्यों किया है मुझे बताओगे? वांग जी अपने अंकल को देखने के बाद कहता है, क्योंकि मैं वीजिंग को पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ।
अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कर दिया। मैंने ये सुनने के बाद लैन किरण गुस्से में बोलते हैं, वांग जी, तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है? तुम पागल हो गए हो। वो एक बॉय है, तुम एक बॉय के साथ प्यार कैसे कर सकते हो? तुम सच में पागल हो गए हो। वांग जी बोलता है, अंकल, मैं विशिंग से बस प्यार करता हूँ और मेरा दिमाग भी बिल्कुल सही है। मुझे विशिंग पसंद है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़की है या बॉय या कुछ और है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस उसे प्यार करता हूँ, उसे जाने नहीं दे सकता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। ये सुन के लैन किरण गुस्सा करते हैं और बोलते, वांग जी, तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो? तुमने उसे बिना कुछ बताए ये सब कर दिया। तुम जानते भी हो वांग जी, तुमने उस लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी है। उसकी कोई और डिज़ायर्स होंगे गर्ल्स को लेकर के। क्या वो तुमसे प्यार करता है वांग जी जैसे तुम करते हो? वांग जी अपने अंकल को देखता और कहता, मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, बट मैं करता हूँ। ये सुनने के बाद लैन किरण गुस्सा करते हैं और भी ज़्यादा और कहते हैं, वांग जी, तुमने सच में अपनी और उस लड़के दोनों की लाइफ खराब कर ली है, क्योंकि उसके ड्रीम्स और होंगे, किसी से लड़की से शादी करना, उसके बाद उसके साथ बच्चे करना, एक खुश भरी ज़िंदगी जीना, और साथ में तुम भी एक लड़की से प्यार करते तो खुश रहते, उसके बाद बेबीज़ होते तुम्हारे। तो वांग जी, तुम कैसे कर सकते हो ये? तुमने अपने साथ साथ उस लड़की की लाइफ को भी बर्बाद कर लिया वांग जी। मैं बहुत गुस्सा हूँ तुम पर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगे। वांग जी अपने अंकल को देखता है और कहता है, अंकल, मैंने कभी नहीं सोचा कि वो क्या करता है, क्या सोचता है। बस फ़र्क इस बात से पड़ा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। यह सुनने के बाद लैन किरण वांग जी को शांत करवाता है, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लैन वांग जी अपने अंकल को देख रहा था। लैन सजन बोलते हैं, वांग जी, मैं बिलीव करता हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसे कैद करके रख दो। एक बार तुम उसे कैद करके रख दोगे ना, तो वांग जी वो तुमसे दूर भागेगा। अब जो हो गया सो हो गया वांग जी। अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें उससे दूर रहना होगा, क्योंकि जब 1 साल पूरा हो जाएगा तब वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा वांग जी, और उसके बाद तुम्हें और तकलीफ होगी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उसकी खुशी के लिए तुम उससे दूर रहो वांग जी, उसे खुश रहने दो। पूरी ज़िंदगी भर उसे कैद करके नहीं रख पाओगे तुम, इसीलिए अपने प्यारे की खुशी के लिए उसे अकेला छोड़ दो। एंड ये सुनते ही वांग जी तो और बुरी तरह से रोने लगता है। लैन किरण वांग जी को देखते हैं, उसे हग करते हैं, उसे आंसुओं को वाइप करते हैं और बोलते, वांग जी, मैं बस तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, बस तुम अच्छा करो और फीलिंग से दूर रहो, क्योंकि अगर दूर रहोगे तो वो चला जाएगा और खुश रहेगा अपनी ज़िंदगी में। वांग जी अपनी आँखों को बस बहुत ज़्यादा बंद कर लेता है, क्योंकि उसकी टीयर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके बाद वांग जी कैसे तैसे संभाल कर वापस जिंगशी गया, और जैसे वो जिंगशी जाता है वहाँ पर वो देखता है वीजिंग अपने बहन और भाई से बात कर रहा था। जियांग चेंग ने वीजिंग से कहा, वीजिंग, तुम आखिरकार कैसे रह सकते हो इस इंसान के साथ? वो एक बॉय है वीजिंग, तुम अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करोगे? मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया वीजिंग। वीजिंग, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो। वीजिंग जियांग चेंग को देखता है और कहता है, मैं उसके साथ किसने कहा पूरी लाइफ रहूँगा? वैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा, मैं वापस चला जाऊँगा। मैं नहीं रह सकता इन रूल्स रेगुलेशन में बंद कर। और वैसे भी वो कोल्ड फेस वाला इंसान, नहीं, मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। वीयिंग, जियांग चैंग, तुम मुझसे ये बात कर रहे थे, मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी तुम्हें पता भी है? मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता था, बट तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते थे। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि अंकल बिल्कुल सही थे। वीयिंग, वो सही कह रहे थे कि मैं तुम्हें कैद कर रहा हूँ। तुम फ्री बर्ड हो, आज़ाद रहना है तुम्हें, हर एक चीज़ करनी है, यहाँ वहाँ घूमना है तुम्हें। तो मैंने अंकल की बात मान ली वीजिंग, तुम्हें कुछ नहीं बताया और बस तुम पर गुस्सा करता गया। जब भी मैं रूम में आता तुम्हें वहाँ पे नहीं देखता था, और जब भी मुझे बाहर जाने का मौका मिलता, कोई भी काम होता, अगर कोई कहता कि उसे बाहर जाना तो मैं जाता, ताकि मैं तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकूं, ताकि जब 1 साल के बाद तुम जाओ तो मुझे दर्द ना हो। इसलिए मैं तुमसे दूर रहता था, इसलिए दूर भागता था, और जब भी मैं रात को वापस आता था तुम मुझे कभी कभी जिंगशी में मिलते ही नहीं थे, या ये कहूँ कि मिले ही नहीं। और जब तक मैं नहीं सोता था तब तक तुम जिंगशी में न आ जाओ। मुझे लगता था तुम फ्री बर्ड हो, तुम जाते होगे बाहर कहीं कुछ करने के लिए, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता था तुम्हें। पर तुम्हारे आने के बाद सोता था, जब मैं तुम्हें चेक करने के लिए रूम में आता था तो हमेशा मुझे थके हुए नज़र आते थे। तो मेरा मन करता था कभी कभी तुम्हारे पास जाऊं, तुम्हारे फोरहेड पर किस करूं,
और उसके बाद तुम्हें प्यार से पूछूं कि थक गई हो क्या, मैं हेल्प कर देता हूँ तुम्हारे सोने में। मन करता था कभी कभी अपनी फीलिंग्स बता दूं तुम्हें कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। बट वीजिंग, तुम्हें पता है मुझे कितनी मुश्किल से अपने आप को रोकना पड़ता था, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद समझ गया था कि तुम यहाँ पर बस कैद हो और मुझे तुम्हें कैद नहीं करना था। इसलिए मैं बस तुमसे दूर भागने लगा था। जब मैं देखता था कि तुम उठ जाओगे 5 बजे, पर मैं जब देखता था तुम वहाँ पे नहीं होते थे वीजिंग। पता नहीं क्यों ऐसा होता था, बट मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं खुद ही तुमसे दूर भागता था। इसलिए कभी ना तुमसे बात की, ना तुमसे कभी कुछ कहा, बस तुम्हें दूर से देखा करता था। जब मन करता था, दिल में दर्द होता था कि 1 साल के बाद तुम चले जाओगे। और मुझे पता है सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता था, जब मैं तुम्हें मेरे भाई के साथ बात करते हुए देखता था। उसके साथ तुम कितने फ्रीली बात किया करते थे, हंसी खुशी मुस्कुराकर। और बस ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाता था। पता नहीं कैसे ही मैं रोकता था अपने आप को। मेरे भाई के साथ तुम खुश होते हो और मैं तुम्हारे साथ बात तक नहीं कर सकता, इसलिए गुस्सा आता था। और जब तुम्हें याद है, तुम गुसू गए थे भाई के साथ, मैं भी वहीं पे था। मैंने सोचा नहीं था तुम वहाँ मिलोगे, और उस गुसू के मेले के अंदर तुम मेरे भाई के साथ थे। मुझे बहुत गुस्सा आया वी, बहुत गुस्सा आया। मैं खुद तुम्हें ले जाना चाहता था वहाँ पर, बट मैं क्या करता। मैंने उस मेले के अंदर तुम्हें देख लिया था मेरे भाई के साथ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं बट मैं नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता था तुम जाने के बाद, मैं तुम्हारे जाने के बाद कैसे संभालूंगा अपने आप को। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया। और जब तुम भाई के साथ उस इन के अंदर आए तब तो और भी ज़्यादा। और जब मैंने देखा कि भाई तुम्हारे लिए कमरा बुक करने के लिए है, तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आया। और उसके बाद मैंने वो सब कर दिया तुम्हें गुस्से में ले जाकर, क्योंकि मेरी इमोशन इमोशन ऐसे बाहर आ गए थे अपनी बॉडी से कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मुझ पे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारा प्यार, सब कुछ हावी हो गया था। और मैं वो कर बैठा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे मुझे रियलाइज़ हुआ मॉर्निंग को कि मैंने मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किया है। मैंने तुम्हारा रेप वो कर दिया। कैसे कैसे कर सकता हूँ मैं। मुझे अपने आप से नफरत हुई, और मैं उस कंडीशन में तुम्हें छोड़कर चला गया। मुझे खुद से नफरत हो रही थी। मैं तो एक भी मोमेंट तुम्हें ऐसे नहीं देख पा रहा था। खुद से इतना घिन आ रही थी कि मन कर रहा था अपने आप को मार डालूं। मैं क्या करता। और ये मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहुत बहुत नफरत हो रही है अपने आप से। और जब ब्रदर तुम्हें लेकर आए तब अजीब सी गुस्सा आ गया। और हीलर ने मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। उसके बाद तो मैं टूट गया, भी पूरी तरह से टूट गया। मेरा गुस्सा सब कुछ जैसे कहीं बिखर गया। मैं क्या करता, अजीब सा हो गया था, कुछ समझ नहीं आया। मुझे एकदम पागल हो गया मैं। हम पेरेंट्स बनने वाले थे वीजी, मेरे लिए गुड न्यूज़ थी वो। मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं वो खुशी तुम्हें बताना चाहता था, पर पर मैं क्या करता। वांग जी उसी पेड़ के नीचे बैठकर बस रोने लगता है, उसी कोल्ड पॉन्ड के पास बस रोता जाता है, रोता जाता है। एंड वांग जी मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो गया था कि उसे नींद आ जाती है। नाइट का टाइम था और वो वहीं पे सो जाता है। वांग जी कोई ध्यान ही नहीं रहता उसे वो कहाँ पर सो रहा है। वांग जी कोल्ड पॉन्ड के पास ही उसी ट्री के नीचे सो जाता है। नाउ अभी हम देखते हैं वी यिंग को। वी यिंग अपने कपड़ों को चेंज करने के बाद स्लोली अपने रूम से बाहर आता है। इसके बाद वो वांग जी के रूम में जाता है, वांग जी का स्टडी टेबल देखता है और उसके बाद जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर कुछ लिखने लगता है। कुछ टाइम के बाद वी यिंग वहाँ पे कुछ लिख कर रूम से बाहर आता है, और जो जो चीज़ें उसे बिलोंग करती थी, वी यिंग एक कपड़े की पोटली में उन सारी चीज़ों को निकालता है। उन सारी चीज़ों को निकालने के बाद वी यिंग जिंगसी से बाहर आता है, जिंगशी को देखता है, और उसके बाद वो बस डायरेक्टली मेन क्लैन के गेट की ओर बढ़ जाता है। वी यिंग मेन गेट के पास आता है। गुसु के एंड डिसिपल्स वी यिंग को रोक देते हैं और कहते हैं आप इतनी रात को बाहर नहीं जा सकते हैं। वी यिंग उन गुसु के गार्ड्स को देखता है। इसके बाद वो अपने पॉकेट से अपना वही जेड टोकन बाहर निकालता है और उस गार्ड को दे देता है। गार्ड उस जेड टोकन को देखता है और उसके बाद कहता है हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको इस गार्ड के होने के बाद भी बाहर नहीं जाने दे सकते हैं, आपको पहले किसी एल्डर की परमिशन लेनी होगी। एंड ये सुनने के बाद वी यिंग बस उन्हें देखने लगता है, पर तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, उसे जाने दो, उसे मत रोको। एंड ये सुनने के बाद वी यिंग पलट कर देखता है तो वहाँ पे मैडम लैन खड़ी हुई थी। वी यिंग मैडम लैन को देखता है और कुछ नहीं कहता। वी यिंग अपने फेस को नीचे कर लेता है और उसके बाद मैडम लैन वहाँ पर आती हैं, वी यिंग को देखती हैं और कहती हैं चलो फाइनली तुमने डिसाइड कर ही लिया है यहाँ से जाने का,
तो अब दोबारा से मेरी बेटी की लाइफ में मत आना, उसे ख़राब करने के लिए दूर चले जाना। मेरी बेटी की लाइफ की हैप्पीनेस बर्बाद मत करो और दोबारा कभी लौट कर मत आना। वीजिंग मैडम लन से कुछ नहीं कहता और अपनी आंखें बंद करके बस वहाँ पर अपने पैरों को संभालते हुए लंगड़ाते हुए चला जाता है। मैडम लन वीजिंग को जाता हुआ देखकर एक डेविल स्माइल करती हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले जाती हैं।